ग्राउंड पर इजराइल और हमास लड़ रहे हैं, लेकिन दुनिया के दो सुपर पावर मुल्क अमेरिका और चीन भी इस युद्ध में कूद गए हैं। मिसाइलें गाजा में गिर रही हैं, बॉम्ब गाजा में बरस रहे हैं, नुकसान इजराइल को भी हो रहा है, लेकिन अब सीधी टक्कर इन दो मुल्कों के बीच हो रही है। चीन और अमेरिका की गाजा पर सीधी टक्कर। हम ये क्यों कह रहे हैं? जैसे जैसे ये शो आगे बढ़ेगा आपके सामने बिल्कुल साफ होता जाएगा, लेकिन उससे पहले इस वक्त गाजा से एक बड़ी तस्वीर आ रही है, वो देखिए। गाजा में शहर के भीतर आमने सामने की लड़ाई हो रही है। गाजा में शहर के भीतर किस तरह से अब आमने सामने की लड़ाई बिल्कुल एविडेंट है, सामने है। ये देखिए, ये किस तरह से गाजा में इस वक्त वहां पर टैंक गोले बरसा रहे हैं, सैनिक वहां पर लगातार हमास के लड़ाकों से आमने सामने लोहा ले रहे हैं। इन तस्वीरों में देखिए, और देखिए इंडोनेशियन अस्पताल में रात के वक्त कैसे हमला हुआ, गाजा पर इजराइल का हवाई हमला। ये आप तस्वीरें देखिए। एक तरफ आप ग्राउंड फोर्सेस को देख रहे थे जो वहां पर हमास के लड़ाकों से लोहा ले रही थी, अब गाजा पर इजराइल का हवाई हमला देखिए। कैसे अभी भी इजराइल की वायुसेना कैसे एयर स्ट्राइक कर रही है रात में। और इंडोनेशियन अस्पताल में रात के वक्त हमले की तस्वीर अब आपको दिखाता हूं मैं। इंडोनेशियन अस्पताल में रात के वक्त कैसे यहां पर बम बरसाए हैं इजराइल ने, ये उसकी तस्वीरें हैं, क्योंकि इजराइल का कहना है कि इंडोनेशियन अस्पताल नहीं, हमास का सेंटर है, हमास का ठिकाना है, हमास के लड़ाकों के हथियारों का गोदाम है। और इसीलिए देखिए कैसे वहां रात के वक्त हमला किया इजराइल ने। मुकाबिल मुस्तशफى الأندونيسي الآن قصف بجانب मुस्तशफى الأندونيسي حالة। तो देखिए, अभी मैं आपको बता रहा था कि कैसे गाजा पर अब चीन और अमेरिका की सीधी टक्कर हो गई है। आइए आपके सामने ये सब कुछ एक एक करके रखता हूं मैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अभी अमेरिका से लौटे ही हैं कि उन्होंने फिर से अमेरिका को सबसे बड़ी चुनौती दे दी है। दरअसल आज चीन ने अपने यहां 6 प्रतिनिधियों को बुलाया। इसमें 5 अरब देश और इस्लामिक देशों के संगठन OIC के प्रतिनिधि शामिल थे। इस समिट में गाजा युद्ध पर चर्चा हुई और नेताओं ने गाजा में तत्काल सीज फायर लागू करने की मांग की। इन सब देशों ने मांग की कि इजराइल का अत्याचार तुरंत रोका जाए। ये 6 प्रतिनिधि जो आए, इसमें आप समझ सकते हैं OIC का एक प्रतिनिधि मतलब 57 देशों का प्रतिनिधि, यानी ये 6 नहीं बल्कि आप इनको 60 से ज्यादा देश मान सकते हैं। और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि गाजा युद्ध में इजराइल के ऊपर प्रेशर बनाया जाए, वहां तुरंत सीज फायर हो, इजराइल के अत्याचार को रोका जाए। आइए अब आपको बताता हूं कि इस डेलीगेशन में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो आपके सामने ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। देखिए, इनका मकसद क्या है, कौन से देश हैं, समझिए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसमें सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद, जॉर्डन के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ऐमान सफादी, मिस्र के विदेश मंत्री समेह शौकरी, इंडोनेशियाई विदेश मंत्री रेटनो मासूडी, फिलिस्तीनी विदेश मंत्री रियाद अल मलिकी और इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC के महासचिव हिसैन इब्राहिम ताहा शामिल हैं। ये 6 आपके सामने हैं। ये मुलाकात 20 नवंबर को बीजिंग के DIAOUTI स्टेट गेस्ट हाउस में हुई। ये उसकी तस्वीरें हैं, जो फैमिली एक फोटो ऑप था उसकी तस्वीरें हैं ये। दरअसल ये देश चाहते हैं कि दुनिया के बड़े देश, चीन जैसे बड़े देश इजराइल पर इतना दबाव डालें कि उसे गाजा युद्ध रोकने पर मजबूर होना पड़े। यह तस्वीर उसी की एक गवाह है। और इसी मकसद के साथ यह प्रतिनिधिमंडल चीन के बाद संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में शामिल दूसरे देशों का भी दौरा करेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इन देशों ने सबसे पहले चीन को ही क्यों चुना? वो किसी और देश से भी अपने इस दौरे की शुरुआत कर सकते थे, चीन ही क्यों? दरअसल इसके पीछे है अमेरिका और चीन की वो अदावत जो मिडिल ईस्ट में अब खुलकर सामने आ गई है। अमेरिकी गाजा युद्ध में अमेरिका इस गाजा युद्ध में खुलकर इजराइल को समर्थन दे रहा है और इसी गाजा युद्ध के बीच चीन ने अपने यहां अरब देशों को बुलाकर अमेरिका को सीधा मैसेज दिया है कि वो मिडिल ईस्ट में उसके खिलाफ बिसात बिछाता रहेगा। यह मीटिंग उस वक्त हुई है जब अमेरिका के साथ ईरान, यमन, इराक, सीरिया, लेबनान जैसे मुस्लिम देशों का तनाव चरम पर पहुंच गया है। चीन ने ब्रिक्स के जरिए खाड़ी देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना शुरू कर दिया है। चीन ने ही ईरान और सऊदी अरब जैसे 2 विरोधी देशों के साथ के बीच डील कराई थी। अब ड्रैगन गाजा युद्ध का फायदा उठाने की कोशिश में लग गया है ताकि चीन के प्रभाव को खाड़ी देशों में और मजबूत किया जा सके। अरब के ये देश दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी सेंटर हैं और इतिहास देखें तो अमेरिका के प्रभाव में रहे हैं।
चीन इसी को खत्म करने की कोशिश में जुट गया है और इसीलिए यहां पर चीन और अमेरिका की सीधी टक्कर मैं कह रहा हूं। जनरल सिवाच इस वक्त मेरे साथ हैं, उनसे सवाल करते हैं। जनरल सिवाच, देखिए मेरे साथ कुछ और मेहमान हैं। मेरे साथ जनरल सिवाच के अलावा एयर मार्शल राजेश कुमार हैं और कर्नल एस डिन्नी भी हैं। तीनों डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का स्वागत है। लेकिन जनरल सिवाच, कि चीन अचानक से, जो अभी तक अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लग रहा था कि बर्फ पिघल रही है, एकदम से फिर से अमेरिका के सामने आ गया। हाँ बिल्कुल गौरव, देखो सच्चाई यह है, मिडिल ईस्ट चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये सच्चाई है। ये एक प्रकार से बैकयार्ड होता था कभी अमेरिका का, मगर अमेरिका का ध्यान यहाँ से हटके एक प्रकार से इंडो पैसिफिक में चला गया था। तब से वो वैक्यूम क्रिएट हुई तो चीन ने इसका भरपूर इस्तेमाल किया। जिस प्रकार से उन्होंने इजराइल, जिस प्रकार से सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में बातचीत कराई, इजराइल के साथ उसके संबंध इतने अच्छे अभी है नहीं और ऐसा लगता है कि वो हथियार भी दे रहे हैं इसके अंदर जो गाजा को, बेसिकली हमास को। इसी प्रकार से वो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि अब वहां पर वो अपना पैर जमाएं और कहीं ना कहीं जो अमेरिका ने स्पेस छोड़ी थी उसका इस्तेमाल करें। और ये भी याद रखो, चीन को एक सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है, उसका जो BRI खटास में पड़ रहा था, क्योंकि ये भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा था, वो अब ठंड में पड़ गया है। उससे भी उसको बड़ा फायदा हो गया है। मुंह की बात छीन ली। आज हमारे पास BRI और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर एक बड़ी स्टडी है। चीन का उसमें क्या इंटरेस्ट है वो भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन एयर मार्शल राजेश कुमार, BRI तो एक मुद्दा हो सकता है, होल सोल कारण नहीं हो सकता है। दरअसल चीन को यहां क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही है इस वक्त गाजा युद्ध में? देखिए, उनको भी अपने जो एनर्जी सोर्सेज हैं उनको सिक्योर करने हैं और ये तभी हो पाएगा जब वो मिडल ईस्ट में वो एक ऑनेस्ट ब्रोकर की तरह सामने उभरें। तो अभी एंटी इजराइल एक स्लांट लेकर के वो, उनको अरब वर्ल्ड की काफ़ी सिंपैथी है, तो इसका वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये अभी शुरुआत का दौर है। ज़रूर उनकी कोशिश ये है, वो बीच में आ रहे हैं, अपना पांव जमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत जल्दी है। अब आप देखिए, अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी वहां पे हैं, इतने सारे बेसेस वहां पे हैं और उनकी पनडुब्बी भी वहां पे है। इतने रिसोर्सेज चाइना के अभी वहां डिप्लॉयड नहीं है और अगर वो वहां डिप्लॉय करेंगे तो इंडो पैसिफिक में वो जो कांटे की टक्कर दे रहे हैं अभी अमेरिका को, वो फिर फोर्स डाइल्यूशन हो जाएगा। तो अभी वो बहुत स्मार्टली अपने कार्ड्स प्ले कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हम आपकी बातचीत कराएंगे और उनको सहानुभूति दिखा रहे हैं। ये कहां तक वो सफल होंगे, क्योंकि जो भी कोई मध्यस्थता करने की कोशिश करता है, दोनों साइड से उसका ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। तो अगर वो ट्रस्ट नहीं हुआ और जो है फेयर और इवन पॉलिसी नहीं हुई, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा उनको इसमें मीडिएट करना। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अभी जो अरब जो पब्लिक की सहानुभूति है वो बिल्कुल चीन के साथ है। और अगर आप चीन का सोशल मीडिया भी देखें तो उनके वो भी बिल्कुल फिलिस्तीनी के हक में हैं। तो ये जो सिनर्जी बढ़ती जा रही है, ये आगे जाकर के जरूर कोई ना कोई रूप लेगी। ठीक है। समुद्र में हूती की ताकत का वीडियो सामने आया है। हूती कौन है? हूती विद्रोही जिनको ईरान का समर्थन है और जो लगातार इजराइल के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इजराइल पर मिसाइलें दाग रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इजराइल को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और बताया है कि कैसे वो इजराइल के खिलाफ तैयार है। ये समुद्र में हूती की ताकत का वीडियो है। देखिए जिस तरह से ये एक प्रोफेशनल आर्मी की तरह बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह से इनके हाथों में ये मॉडर्न हथियार हैं, जिस तरह से ये हाथों में इतने बड़े बड़े हथियार लेकर चल रहे हैं, जाहिर सी बात है इनको कोई ना कोई फाइनेंस कर रहा होगा। जाहिर सी बात है इनके पास, ये देखिए आर्टिलरी गन्स तक है इनके पास। जिस तरह से इनके पास समुद्र में रहने की टेक्नोलॉजी है, जाहिर सी बात है इनके पीछे कोई बैकिंग होगी। कहा यह जाता है कि ईरान हूती विद्रोहियों को समर्थन देता है और ईरान इस वॉर में सीधे इजराइल के खिलाफ है। आप डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह से चाहे हिजबुल्लाह हो, हूती हो या हमास हो, वो इस वक्त इजराइल के खिलाफ अगर इतनी ताकत के साथ खड़े हैं तो कोई तो है जो उनके पीछे खड़ा हुआ है। इसी बीच हूती का ही एक और वीडियो सामने आया है जहां उसने अपनी विध्वंसक क्षमता दिखाई है। ये देखिए
हूती ने जारी किया अपनी विध्वंसक क्षमता का वीडियो। जिस तरह की इनकी यूनिफॉर्म है, पूरी एक प्रोफेशनल आर्मी लग रही है। ऐसा लग रहा है कर्नल डिन्नी कि ये किसी देश की, किसी एक स्टेट एक्टर की ये यूनिफॉर्म हो और उसकी ये सेना हो। ये हूतियों का कुछ बैकग्राउंड आप हमारे दर्शकों को बताएंगे, उनके पास इतनी ताकत आई कहां से? देखिए, हमें सब पता है कि गौरव दैट हूतीज जो है उनकी पूरी की पूरी बैकिंग जो है वो ईरान से है। और जैसे आपने सही कहा कि अब वो स्टेज आया है कि जब नॉन स्टेट एक्टर और स्टेट एक्टर्स में फर्क नहीं नजर आ रहा है। जिस तरह का आपका यूनिफॉर्म दिखा है, जिस तरह के इक्विपमेंट प्रोफाइल बना है। और आई थिंक कल का एक न्यूज है जबकि हूतीज ने कुछ एक जापानीज के जो शिप है उसके ऊपर भी कब्जा करके ये एक मैसेज उन्होंने दिया है। तो आज का जमाना इस तरह Absolutely. तो उस तरह का एक एक्टर और स्टेट एक्टर जो फौजी होते हैं उनके बीच में कोई बहुत जो पहले से बहुत कम हो रहा था, वो आज जब हमास के बाद भी, हमास को भी देख लीजिए, उनके एक पॉलिटिकल विंग भी है तो, और उनकी एक बैकिंग भी है जो कि ईरान और कतर जैसे देश भी कर। तो यहाँ हुतीज का बहुत सॉलिड बैकिंग ईरान है और ईरान बहुत सालों से प्रॉक्सी वॉर कर रहा है इजराइल के साथ। काम करते हैं कर्नल डिन्नी, जब आपने ईरान का जिक्र कर ही दिया है, जब आपने ईरान के बारे में बता ही दिया है, तो दो तस्वीरें भी हम दिखाते हैं। और वो दो तस्वीरें अच्छा, वो दो तस्वीरों से पहले, क्योंकि हूती की हम बात कर रहे हैं, रेड सी में हूती के कब्जे में जिस जहाज का आपने जिक्र किया, मुझे पीसीआर से कहा जा रहा है पहले वो दिखा दीजिए हमारे व्यूअर्स को। तो आइए जरा वो जहाज दिखा देते हैं। वो गैलेक्सी लीडर जहाज जो तुर्की से चला था और भारत आ रहा था, जो एक ब्रिटिश कंपनी का बताया जा रहा है और जिसको जापान की एक कंपनी ने लीज पर लिया था, वो जहाज कैसे हूतियों ने हाईजैक कर लिया, ये उसकी तस्वीर है। ये लाल सागर है, रेड सी है, जो कि ऊपर आप सुएज नहर से देखिए तो वहां से होता हुआ सऊदी अरब के किनारे से होता हुआ यमन से होता हुआ आता है। यमन में हूती विद्रोहियों का सेंटर बताया जाता है, उनके अड्डे, उनका ठिकाना बताया जाता है, और उन्होंने बाकायदा हेलीकॉप्टर से आकर इस जहाज को हाईजैक कर लिया। सोचिए, हेलीकॉप्टर से आकर। अब जो दो तस्वीरें मैं दिखाने वाला था, वो दो तस्वीरें आपको दिखाता हूं। पहली तस्वीर रेड सी से हाईजैक हुए ब्रिटिश कार्गो शिप गैलेक्सी लीडर की है, तो वही दूसरी तस्वीर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की है, जिसमें सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान की इस युद्ध में एंट्री हो चुकी है। क्योंकि तमाम एक्सपर्ट ये मानते हैं, जनरल सिवाच, तमाम एक्सपर्ट ये मानते हैं कि हूती के पीछे, हिजबुल्लाह के पीछे, हमास के पीछे ईरान है। और जिस तरह से हूती एक्टिव हुआ है, क्या आपको भी ये लगता है? हाँ बिल्कुल। देखो गौरव, ये समझना पड़ेगा, जो हमास है वो एक सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है, और जो हूती और हिजबुल्लाह है ये शिया मिलिटेंट ग्रुप हैं। ये ईरान के बहुत नज़दीक है। ईरान ने इनको पैसा देके ट्रेनिंग की है, हथियार दिए। हिजबुल्लाह जो ग्रुप है वो हमास से भी बड़ा है, और ये जो हूती रेबल यमन में है ये भी बहुत पावरफुल है, और इसकी सब पूरी बैकिंग ईरान की है। मगर सच्चाई है, यमन 2200 किलोमीटर दूर जो है एक प्रकार इजराइल से, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट अभी इतना जल्दी नहीं होगा। मगर यह भी सच्चाई है, क्या ईरान इस लड़ाई में आ सकता है? देखो, ईरान लड़ाई में आने की कोशिश कर सकता है, मगर यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप और मेडिटेरेनियन सी में 20 से 25 हजार अपने सैनिक छोड़े हुए हैं। क्या ईरान की इतनी काबिलियत और क्षमता है? इसको मद्देनजर रखते हैं कि अमेरिका उन पे डायरेक्ट बाउंस बैक करेगा कि वो इस लड़ाई में आ जाएंगे। मगर वो अपने ये जो नॉन स्टेट एक्टर हैं, हूती और हिजबुल्लाह, इनका इस्तेमाल जरूर करेगा। मुझे लगता है जब हमास के बाद लड़ाई इजराइल की जब खत्म हो जाएगी, हिजबुल्लाह को भी खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि हिजबुल्लाह साउथ लेबनान में, जो कि एक बॉर्डर में है, वो एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है इजराइल के लिए। और ये सच्चाई है, ईरान इस लड़ाई में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ये जो हथियार, ये जो एक ट्रेनिंग, ये सब के सब ईरान की एक प्रकार से फुटप्रिंट्स हैं। इसीलिए तब फिर उस बात का क्या मतलब है मार्शल राजेश कुमार जी, जहां वो हमास से कहता है कि तुमने क्या हमसे पूछ के किया था, हम क्यों आए इस वॉर में, हम डायरेक्ट वॉर में नहीं आएंगे, तो बस अपने सैनिक नहीं भेजे, लेकिन ये लड़ाई ईरान ही लड़ रहा है फिर तो। नहीं, वो तो जाहिर ही है, वो तो कहने के लिए है कि आपने हमारे से हमें बताया नहीं। पर अब आप देखिए, जितने भी मिडल ईस्ट में, सीरिया में जो बेस हैं अमेरिका के, उनके ऊपर जो अटैक कर रहे हैं वो सब शिया रेबल्स हैं। और इराक में जितने उनके बेसेस हैं जिन पे अटैक आ रहे हैं, रॉकेट फायर आ रहा है, ये सब शिया रेबल्स के और उन्हीं के ग्रुप्स हैं। तो वो तो प्रॉक्सी वॉर ही लड़ना चाहता है, क्योंकि जिस दिन वो खुली वॉर में आ गया
तो तेहरान के ऊपर बम गिरने शुरू हो जाएंगे और फिर उसकी पॉपुलेशन का प्रेशर उसके ऊपर आएगा। अभी तो वो बैठकर दूर अपनी हेकड़ी साक रहा है और साथ में अपने प्रॉक्सीज को बढ़ावा दे रहा है। वो विन विन स्ट्रेटजी है उनके लिए। तो ये चलता रहेगा। आप कह रहे हैं ये स्ट्रेटजी सूट करती है इनको, लेकिन इसके बावजूद हूती ने जो किया है उससे दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। मैं चाहता हूं मैं बार अपर स्टूडियो जाऊं और आपको ग्राफिकल रिपोर्ट दिखाऊं जिसके जरिए आपको बताऊंगा कि हूती ने केवल एक शिप हाईजैक नहीं किया है, उसने दुनिया के कई देशों को एक साथ एंगेज कर दिया है। और मकसद एक कारण दो ही हो सकते हैं, या तो हूतियों को यह मालूम नहीं था कि वो एक ऐसे शिप को अबडक्ट कर रहे हैं या हाईजैक कर रहे हैं जिसका इजराइल से कोई लेना देना नहीं है, या वो जानते थे और इसके बावजूद उन्होंने ऐसा किया ताकि वो यहां पर इजराइल के ऊपर दुनिया के देशों से प्रेशर बनवा सके। ये देखिए, आज दुनिया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब तुर्की से भारत को भेजे जाने वाला एक कार्गो शिप रेड सी में पहुंचा तो यमन के हूती विद्रोहियों ने उस शिप को हाईजैक कर लिया। यह कार्गो शिप ब्रिटेन का गैलेक्सी था जिसे भारत जाना था। अब ये जो कार्गो शिप है इस पर ना तो नेतन्याहू के ऑफिस ने क्लियर किया है, ना तो इजराइल का कोई एक क्रू मेंबर है, ना इस शिप का इजराइल से लेना देना है, ना इस शिप में इजराइल का कोई इन्वॉल्वमेंट है। फिर हूती ने इस शिप को गाजा वॉर के बीच क्यों हाईजैक किया, उसका क्या मकसद है, क्या चाहते हैं हूती विद्रोही। और ये जिस रेड सी से जा रहा था, जरा उस रेड सी के बारे में आपको जानकारी दे, वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अहम है। रेड सी में इस घटना ने दुनिया की इकोनॉमिक व्यवस्था को तनाव में डाल दिया है, क्योंकि लाल सागर दुनिया के महत्वपूर्ण समुद्री रूट में से एक है। रेड सी यहां से अमेरिका, यूरोप, रूस, मिडिल ईस्ट और एशिया को जोड़ता है। ये रेड सी दुनिया का 12% सामान इसी रूट से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यहां स्वेज नहर का 2022 का टोल रेवेन्यू 7 अरब 90 करोड़ डॉलर रहा, जो टोल से वसूली हुई। और इसके अलावा रोजाना यहां 1.5 करोड़ डॉलर टोल वसूला जाता है। पूरे साल 23,000 जहाज इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। आप समझिए, अगर इस एरिया में, इस जोन में अगर डिस्टरबेंस पैदा हुआ तो फिर कैसे दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। क्या हूती यही चाहते हैं? क्या इसी तरह से प्रेशर बनाना चाहते हैं वो? कर्नल डिनी, क्या जिस रेड सी की आप बात कर रहे थे यह भी हूती विद्रोहियों की एक चाल हो सकती है? अच्छा, कर्नल डिनी शायद हमारे साथ जुड़े हुए नहीं है। जनरल सिवाच, रेड सी कितना इंपॉर्टेंट है और हूती क्या करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है जो आपने एक प्रकार से हाइपोथेसिस बनाया है कि दोनों ठीक हो सकते हैं। मुझे लगता है ये ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं जो हमास को फायदा देने के लिए हूती रिबल ने ये एक प्रकार से जानबूझ के इसको हाईजैक किया है कि जो दूसरे देश भी प्रेशर डालें इजराइल पे और कहीं ना कहीं सीज फायर हो, क्योंकि सभी के सभी ये चाहे हूती रेबल हैं या आपके हिजबुल्ला हैं, ये सारे प्रॉक्सी ईरान के, और ईरान चाहता है कि अभी प्रेशर हटे हमास के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैलेस्टीन भी मर रहे हैं और हमास को भी बड़ी हानि हुई है। हमास को रिकूप के लिए वो बार बार ईरान प्रेशर डाला है कि अब आप सीज फायर करें 5 दिन का और कुछ ना कुछ होस्टेजेस एक्सचेंज होंगे। ये कहीं ना कहीं बैक चैनल डिप्लोमेसी से बातचीत चल रही है कतार में, मगर वो सक्सीड नहीं हो रही। मुझे लगता है उसकी ही कहीं ना कहीं इसके साथ लिंक करे हुए हैं कि ईरान चाहेगा कि हूती रिबल के थ्रू एक प्रेशर डलवाया जाए पूरे वर्ल्ड की तरफ से इजराइल पे कि जल्दी से जल्दी सीज फायर करे। ऐसा होना चांसेस कम है। नहीं, लेकिन बैक टू आवर मेन इशू सर, कोर इशू, चाइना और अमेरिका की मिडिल ईस्ट में टक्कर। एयर मार्शल राजेश कुमार, क्या हूती विद्रोहियों का ईरान से कनेक्शन क्या चाइना को भी लाता, इन्वॉल्व करता है यहां पर? अभी फिलहाल मेरे को नहीं लगता कि चाइना डायरेक्टली इस क्राइसिस में इन्वॉल्व होगा। हाँ। कह नहीं सकते, कभी कभी वो कुछ अनहोनी चीजें भी कर देते हैं, लेकिन जिस तरह से उनका स्टाइल है मेरे को नहीं लगता कि वो अभी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे। पर मेरे को कहीं से कुछ खबरें ऐसे भी आई हैं कि जो पार्ट ओनरशिप है एक इजरायली बिलियनर की है इस कंपनी की। तो जो कभी कभी कंपनी के पीछे जो दूसरे इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक जूइश बिलियनर का खबर आई है कि शायद वो इनके इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं।
तो शायद उसको देखते हुए हुती ने जो है इसको शिप को कब्जा कर लिया होगा। लेकिन जरूर कोई ना कोई वजह होगी और उनका मकसद यही है कि वो डायरेक्टली, वो कई दिनों से, देखिए कई दिनों से वो कोशिश कर रहे थे इस लड़ाई में आने की। उन्होंने मिसाइल फायर किए, वो इंटरसेप्ट हो गए। उन्होंने लेकिन अब सवाल यह है कि इजराइल का क्या रिएक्शन होगा? क्या इजराइल इस क्राइसिस में डायरेक्टली आएगा? हालांकि उनके पीएम ऑफिस ने तो क्लियर कर दिया कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। तो इस क्राइसिस का हल कैसे निकलेगा? क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि गाजा युद्ध का ये एक बड़ा ट्विस्ट हो सकता है, जिसमें अब देखना है कि हुती असल में डिमांड क्या करते हैं। अल शिफा अस्पताल के पास अब वो सबूत मिलने शुरू हो गए हैं। वो सबूत, वो 20-20 फीट गहरे सबूत जो कितने लंबे हैं दुनिया को में किसी को नहीं मालूम, लेकिन हमास के साम्राज्य की एक एक तस्वीर सामने रखते हैं। ये देखिए, ये ड्रोन कैसे नीचे जा रहा है और नीचे जाकर आप देखिए जितनी दूर इसकी कैमरे की आंख देखती है उतनी गहरी, उतनी लंबी ये सुरंगें दिखती हैं। आईडीएफ का कहना है कि ये अल शिफा अस्पताल के पास मिली सुरंग है, जिसके अंदर उन्होंने अपना कैमरा भेजा और फिर ये तस्वीर सामने आई। और केवल एक नहीं, ऐसी 3600 सुरंगें मिली हैं। उनका कहना है कि अल शिफा अस्पताल के आसपास एक नहीं, ऐसी 3600 सुरंगें हैं जिनका उन्होंने खुलासा किया है। और गाजा युद्ध में शामिल होने आ रहा है हिजबुल्लाह। अभी हमने आपको हुती के बारे में बताया, अब हिजबुल्लाह, ये वीडियो हिजबुल्लाह ने जारी किया है। हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी करके कहा है कि वो आ रहे हैं। अब वो कहां आ रहे हैं, क्या करेंगे, ये दुनिया आने वाले वक्त में देखेगी। लेकिन जिस तरह से वो लेबनान बॉर्डर पर एक्टिव हैं, उसके बाद ये वीडियो जारी करना, क्या कुछ नेक्स्ट लेवल प्लान कर रहा है हिजबुल्लाह? हिजबुल्लाह की आर्मी, जो कि दुनिया में सबसे खतरनाक नॉन स्टेट एक्टर आर्मीज में से एक मानी जाती है, क्या वो कोई बड़ा हमला करने की फिराक में है? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ इस वीडियो के बाद। तो इस तरह के धमाके, इस तरह के टारगेट, यहां पर अटैक। और अब ब्रानिट जो कि हिजबुल्लाह के खास रॉकेट से जहां तबाही हुई है, ये इजराइल का एक मिलिट्री बेस है लेबनान बॉर्डर पर। और यहां पर इजराइल के इस मिलिट्री बेस पर हिजबुल्लाह ने जिस तरह से हमला किया है, उसके बाद मची तबाही की तस्वीर, यानी एक तरफ वो, और ये तस्वीर ज्यादा पुरानी नहीं है, ये आज ही की तस्वीर है, कुछ देर पहले की तस्वीर है। अभी हमने आपको एक वीडियो दिखाया जिसमें हिजबुल्लाह कह रहा था कि हम आ रहे हैं। उसने वीडियो जारी करके वो वार्निंग दी और उसके बाद ये पहला हमला, ये ट्रेलर उसने दिखा दिया अपने आने का। ये इजराइल का एक बेस है लेबनान बॉर्डर पर ब्रानिट, जहां पर हिजबुल्लाह ने एक खास रॉकेट से तबाही मचाई और उस खास रॉकेट का नाम है बुरकान, जिससे उसने ये तबाही मचाई है। और वो रॉकेट भी ईरान से मिला है। देखिए, यहां भी ईरान का कनेक्शन है। वो रॉकेट भी ईरान से मिला है हिजबुल्लाह को, यह कहा जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट की, हम बात कर रहे हैं चीन की, हम बात कर रहे हैं तमाम नॉन स्टेट एक्टर्स की। अब देखिए चीन क्यों एक्शन में है मिडिल ईस्ट में। अरब देशों के प्रतिनिधियों का चीन जाना, वो भी जिनपिंग के अमेरिकी दौरे के तुरंत बाद, बड़े सवाल खड़े कर रहा है। आखिर चीन मिडिल ईस्ट में अचानक एक्टिव क्यों हो गया है? तो उसका जवाब है ये, आप देख सकते हैं ठीक मेरे सामने जो हम आपको ये ग्राफिकल रिपोर्ट दिखा रहे हैं। चीन का BRI प्रोजेक्ट, जो कि अरब देशों से होकर गुजरता है, मिडिल ईस्ट की जमीन हो या समंदर, दोनों तरफ से चीन BRI प्रोजेक्ट का रूट तैयार किए हुए है। लेकिन चीन को डर है कि कहीं इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर उसके BRI प्रोजेक्ट को नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि मिडिल ईस्ट का सेंटर रेड सी और सुएज नहर के रास्ते भारत और यूरोप को जोड़ने वाला गलियारा अमेरिका की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। इनफैक्ट अमेरिका ने चीन को न्योता दिया था कि वो भी इसमें शामिल हो, लेकिन वो नहीं आया। ये जो हमारी टीम ने आपके लिए ये एक बड़ा जो ग्राफिक्स तैयार किया है। अब मिडिल ईस्ट में चीन क्यों एक्टिव, और आराम से समझिए। मिडिल ईस्ट में चीन की बढ़ती एक्टिविटी के बीच अमेरिका ने चीन से कहा था कि कंपटीशन करना सही है,
लेकिन कॉन्फ्लिक्ट करना सही नहीं है। लेकिन देखिए, ये हम आपको वो दिखा रहे हैं, वो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो इंडिया से होते हुए यूरोप तक जाता है, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, इन सब को जोड़ता है। ये चीन की आंखों में खटक रहा है, क्योंकि अगर ये तैयार हो गया तो फिर चीन की बादशाहत खत्म। चीन ने जिसमें बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, यह उसका सबसे बड़ा तोड़ है जो इंडिया और अमेरिका ने मिलकर ढूंढा है, वाया मिडिल ईस्ट, वाया इजराइल, और चीन को यही खटक रहा है। और चीन इसी के लिए अब मिडिल ईस्ट में इतना एक्टिव हो गया है। लेकिन मिडिल ईस्ट में चीन की बढ़ती एक्टिविटी के बीच अमेरिका ने चीन से कहा था कि कंपटीशन करना सही है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट यानी लड़ाई करना सही नहीं है। अमेरिका ने यह चीन से कहा, लेकिन अमेरिका की रणनीति रही है कि एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था रहे, वो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का पक्षधर रहा है। लेकिन चीन क्या कहता है? चीन ने कहा कि वो दुनिया में दो सुपर पावर की थ्योरीज में भरोसा करता है, और वो कह रहा है कि दो सुपर पावर रह सकते हैं। अब यही दो सवाल हमारे सामने हैं जनरल सिवाच, कॉन्फ्लिक्ट या कंपटीशन, और दूसरा दो सुपर पावर का एग्जिस्टेंस। क्या आपको लगता है बस इन्हीं दो सवालों के बीच ये मिडिल ईस्ट की पूरी शतरंज की चाल खेली जा रही है? हाँ बिल्कुल गौरव, ये सच्चाई है। बहुत अच्छा आपने बताया कि सारी की सारी लड़ाई इसके ऊपर थी कि चीन का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव जिसमें $3 ट्रिलियन का पैसा खर्च किया था, वो खटास में पड़ गया था। अगर भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाता है, ये गेम चेंजर था। 40% समय कम लगेगा, 60% उसकी कॉस्ट कम होगी, और पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो गेटवे टू यूरोप बन जाएगा इंडिया से। तो अगर ये सक्सेसफुल हो जाता तो बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो उसने एशिया में भेजा था, अफ्रीका में भेजा था, और कुछ एक यूरोप कंट्रीज में, वो ठप हो जाता, और ये गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी मिल गई चीन को, और चीन इसका इस्तेमाल कर रहा है। और चीन कहीं ना कहीं अब इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज को लुझाने की कोशिश कर रहा है, और ये कह रहा है कि आप बेल्ट रोड इनिशिएटिव में बने रहें, क्योंकि ये जो कॉरिडोर बना रहे थे, इसमें आप देखें मिडिल ईस्ट की कौन सी कंट्री थी? सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन, ओमान और इजराइल साथ था। इजराइल के रिलेशन के साथ बहुत अच्छे हो रहे थे, मगर इस लड़ाई के बाद मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी रुकावट आएगी, और यही वेट कर रहा था जो चीन के लिए ये गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी है, इसको वो छोड़ेगा नहीं। वो मिडिल ईस्ट में अपने रिलेशन को दोबारा रिवाइव करेगा, BRI को रिवाइव करेगा, जिससे उसका ट्रेड रूट चलता रहे, और ये जो भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर अगले 10-15 साल तक ना आए, ये वो सोचेगा। होगा नहीं होगा ये टाइम बताएगा। अमेरिका इसके लिए बहुत चाहता है कि ये एक प्रकार से हो, क्योंकि अमेरिका को लग रहा था इससे आने से जो ट्रेड रूट, एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि जो ट्रेड है वो 33% इंक्रीज हो जाएगा भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप में, और उसके बाद वो अमेरिका जाना था। तो ये एक नई गेम प्लान थी और बहुत सक्सेसफुल थी। इसको बाद में बिल्कुल G20 की मीटिंग के बाद अनाउंस किया गया। नहीं तो फिर मैं एक सवाल लेकर आता हूं। फिर जो एयर मार्शल राजेश कुमार जो भी सैन फ्रांसिस्को में हुआ, वो क्या आईबॉश था? वो केवल दुनिया को दिखाने के लिए था कि चीन और अमेरिका के बीच बर्फ पिघल रही है। हालांकि वहां भी जो बाइडेन कह रहे हैं कि तानाशाह है जिनपिंग। वो क्या था फिर? अगर इस तरह का काम चीन को करना था तो वो अमेरिका क्यों गए? देखिए, चीन की कहनी और कथनी और कार्य में बहुत फर्क है। वो कहते कुछ और हैं, लेकिन उनके एक्शंस बताते हैं कि उनकी नीति क्या है। तो अब आप देखिए, वो कह रहे हैं कि कंपटीशन ठीक है, लेकिन और दो सुपर पावर की जगह है, लेकिन क्या वो दो सुपर पावर बनना चाहते हैं? उनकी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। उन्होंने अपने नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस में ये बोला है कि हम नंबर 1 बनेंगे। तो वो तो कहते हैं कि वो अमेरिका से भी ऊपर जाएंगे। तो ये कहना कि दो सुपर पावर की जगह होगी वगैरह वगैरह, ये तो सिर्फ टाइम बिताने की बात है। वो उनका एम बहुत क्लियर है कि 100 साल कि उनके जो इंडिपेंडेंस पे वो नंबर 1 देश बनना चाहते हैं, मोस्ट पावरफुल मिलिट्री बनना चाहते हैं। ये उनकी स्टेटेड पॉलिसी है। और साउथ चाइना सी में आप देख रहे हैं किस तरह से वो हार्ड पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलीपींस के ऊपर कैसे रोप जमा रहे हैं, वियतनाम के ऊपर कैसे रोप जमा रहे हैं। तो ये सब कहने के लिए ठीक है कि ये समुद्र सबके लिए है, लेकिन जो भी कोई वहां जाता है और अपना अधिकार मांगने की कोशिश करता है तो वहां से उनको वो खदेड़ देते हैं। तो चीन का जो है
कहने पे विश्वास नहीं करना चाहिए। कहने के बाद अगर फॉलो अप हो तब कहा जा सकता है कि उनकी जो नीति है वो इस तरह की। और मेरे ख्याल से जी जिनपिंग यहां गए थे सैन फ्रांसिस्को सिर्फ ये देखने के लिए कि बाइडेन को कितना सपोर्ट है। और सर मैं एक काम करता हूं, क्योंकि देखिए हम चीन की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन हमें सॉरी सर मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, क्योंकि देखिए हम चीन की तो बात कर ही रहे हैं। चीन मिडिल ईस्ट में कैसे वहां पर अमेरिका के लिए गड्ढे खोद रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन हमास ने जो सुरंगें खोद रखी हैं वो भी दिखाना बहुत जरूरी है। और लगातार हम वो सबूत दिखा रहे हैं जो आईडीएफ ने पेश किए हैं, लगातार वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो वहां में गाजा युद्ध से ग्राउंड जीरो से आ रही हैं। अल शिफा अस्पताल में विदेशी बंधकों के होने का दावा किया गया है, ये एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अल शिफा अस्पताल में ये तस्वीर है 7 अक्टूबर की, आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर काउंटर दिख रहे हैं। दरअसल ये एक सीसीटीवी फुटेज है 7 अक्टूबर का और आईडीएफ ने इसको रिलीज किया है। आईडीएफ का दावा है कि जिस दिन हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हमला किया था उसी दिन एक थाई और एक नेपाली बंधक को वो इस अल शिफा अस्पताल लेकर आए थे, जिसमें से एक की तबीयत खराब हो गई या वो घायल हो गया और उसको इलाज के लिए इस अस्पताल में लेकर आए। आप देखिए कुछ लोगों के पास यहां बड़ी बड़ी बंदूकें भी दिख रही हैं, कुछ स्टाफ है जो दूर जाता दिख रहा है उनसे। ये आईडीएफ के मुताबिक 7 अक्टूबर की फुटेज है और ये एक विदेशी बंधक है जिसको इलाज के लिए अल शिफा अस्पताल में लाया गया। इसी बीच एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। वो तस्वीर देखिए इंडोनेशियन अस्पताल की, जहां आईडीएफ का एक्शन और उसके बाद मची तबाही आप देख सकते हैं। किस तरह से इंडोनेशियन हॉस्पिटल में भी इजराइल की सेना घुसी, सब कुछ तहस नहस कर दिया खोज में कि हमास के लड़ाके यहां मिलेंगे। और उसके बाद जो तस्वीर सामने आई वो आपके सामने। और अब बात उन सबूतों की करते हैं जो 20 फीट गहरे हैं और न जाने कितने लंबे। आईडीएफ के मुताबिक अल शिफा अस्पताल के पास मिली इन सुरंगों में हमास का पूरा साम्राज्य स्थापित है। इजराइल का दावा है कि इन्हीं सुरंगों में हमास ने हथियारों का गोदाम बना रखा है, बंधकों को भी इसी में रखा गया है। इन्हीं सुरंगों से वो अपने कमांड सेंटर को ऑपरेट करता है और इन्हीं सुरंगों से निकलकर वो इजराइल पर रॉकेट अटैक करता है। ये 2 तस्वीरें हैं, दरअसल ये सुरंग नहीं बल्कि सबूत हैं इजराइल के द्वारा, इजराइल ने जो पेश किए हैं हमास के बारे में, जो दुनिया को वो बार बार कह रहा है कि ये जो अल शिफा अस्पताल है इसके पास सुरंगों का जाल है जिसमें हमास का पूरा साम्राज्य है। देखिए कैसे कैमरे भेजे हैं उसने अपने, कैसे ड्रोन पे लगे हुए कैमरे इस पूरी सुरंगों में उतर रहे हैं और एक एक फुटेज, एक एक फ्रेम दिखा रहे हैं कि कैसे ये बहुत स्ट्रेटेजिकली बनाई गई सुरंगें हैं। और आपको यहां पर 2 तस्वीरें और दिखाते हैं जो अल शिफा अस्पताल के सुरंग में विदेशी बंधक के होने के सबूत देती हैं। ये 2 तस्वीरें एक बार आपके सामने। अभी मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी, अब राइट साइड वाली तस्वीर भी ध्यान से देखिए। अल शिफा अस्पताल के पास सुरंग में विदेशी बंधक रखे जाने का ये इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि उसी अल शिफा अस्पताल में उसमें से एक घायल या बीमार विदेशी बंधक को लेकर गए हमास के लड़ाके उनका इलाज कराने। अब दूर से लाते तो नजर में आते, यानी कहीं आसपास से ही लेकर आए, जमीन के ऊपर तो सब कुछ तबाह कर दिया है इजराइल ने, तो आखिर ये बंधक आए कहां से? यही कह रहा है इजराइल कि ये बंधक अल शिफा अस्पताल के नीचे या उसके आसपास बनी सुरंगों में रखे गए और ये विदेशी बंधक हैं, एक थाई और एक नेपाली, 2 बंधक बताए जा रहे हैं जिनकी तबीयत खराब हो गई, जिनको इलाज की जरूरत थी और जिनको अल शिफा अस्पताल लेकर आया गया। जनरल सिवाच, ये तो बहुत बड़ा सबूत है इजराइल के पास। हाँ बिल्कुल, देखो गौरव, इजराइल बार बार बता रहा है कि जो हमास है, चाहे स्कूल है, हॉस्पिटल है, चाहे आपका बाकी जगह हैं, उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है हमास। उसके नीचे उसने ऑपरेशन कमांड सेंटर बना रखा है, लॉजिस्टिक बिल्डअप बना रखा है, हथियार रखे। और अल शिफा में तो बार बार कह रहा था कि ये एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन कमांड सेंटर, यहाँ से पूरी लड़ाई को कंट्रोल किया जा रहा है। और अब उसने सबूत भी दे दिए कि ये जो टनल जा रही है, इस टनल के अंदर आप देखें कि ड्रोन भेज के कि इस टनल के नीचे कितना बड़ा ऑपरेशन कमांड सेंटर है। और अब एक नई चीज आई जो आपने बताई कि हो सकता है जो फॉरेन हॉस्टेजेज हैं उनको भी यहाँ रखा गया हो। देखो सच्चाई एक है गौरव, हॉस्टेजेज को इन्होंने अलग अलग बांटा हुआ है, फॉरेनर्स को अलग, दूसरों को अलग, क्योंकि उसको पता है कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है इजराइल का, इजराइल हमला कर सकता है, इसलिए उसने इसको अलग अलग बांटा हुआ है कि हॉस्टेजेज को वो एक
ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, स्वैपिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। मगर इसमें कोई शक नहीं, इजराइल ने यह प्रूव कर दिया पूरे वर्ल्ड को कि अल शिफा हॉस्पिटल के नीचे ऑपरेशन कमांड सेंटर था हमास का। इसके साथ साथ उसके मैं काम करता हूं, मेरे पास समय कम है, मैं 2 तस्वीरें और दिखा देता हूं, फिर आप लोगों के पास आता हूं। दर अल बला में इजराइल ने कैसे अटैक किया वो देखिए जल्दी से। इजराइल के अटैक नॉर्थ गाजा के साथ साथ साउथ गाजा में भी जारी है और उसी की एक तस्वीर आपके सामने, ये दर अल बला में इजराइल के अटैक के बाद की तस्वीरें हैं। चारों तरफ तबाही देख सकते हैं, चारों तरफ बर्बादी का मंजर आप देख सकते हैं, लोगों को देख सकते हैं जो हमेशा की तरह पिछले 45 दिन से इसी तरह मलबे में अपने लोगों को ढूंढते दिखाई देते हैं। और अब वो तस्वीर जो गाजा में एक और बहुत बड़ी परेशानी का सबूत है। बूंद बूंद पानी को तरसते लोग, आप देखिए कैसे ये लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं और कैसे एक प्लास्टिक शीट है जिस पर थोड़ा सा पानी जमा है और उससे वो पानी पी रहे हैं। ये है गाजा का इस वक्त का हाल जो आप देख सकते हैं।